हेलो एवरीवन, वेलकम टू A9 एजुकेशन। आज के इस वीडियो में हम 8 दिसंबर का करंट अफेयर्स कंप्लीट करने वाले हैं। वैसे तो ये 9 दिसंबर का करंट अफेयर्स है, लेकिन इसमें जो कंटेंट्स होते हैं वो 8 दिसंबर के होते हैं, एक दिन पहले के कंटेंट्स होते हैं। आई होप इससे पहले के सारे वीडियोस आपने देख लिए होंगे। अगर उन सारे वीडियोस में आपको ऐसा लगता है कि मुझे कुछ और भी ऐड करना चाहिए या वीडियो थोड़ा और लंबा करना चाहिए, तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। वैसे तो जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं डेली के वो मैं इंक्लूड करती हूँ, और कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी होते हैं। साथ ही साथ 40-50 क्वेश्चंस जो होते हैं वो वन लाइनर होते हैं, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जहाँ पे एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत होती है, तो वो हम पूरा का पूरा एक्सप्लेन करते हैं। वॉइस अगर कहीं थोड़ा सा आपको डाउन लगे या फिर कुछ भी ऐसा लगे, तो एक्चुअली यहाँ पे दिल्ली में ठंड बहुत ही ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। इनफैक्ट हाथ काम नहीं करता है। जब बोलना चाहो, जो बोलना चाहो वो क्लियर नहीं बोल पाते हैं, इतनी ज़्यादा ठंड है। तो थोड़ा सा आप उसको इग्नोर करेंगे। वैसे कंटेंट में कोई कमी आपको नज़र नहीं आएगी। मेरी मेहनत पसंद आती है तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। कोई भी वीडियो जब अपलोड होगा तो आपको टाइम टू टाइम उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। सो फर्स्ट स्लाइड है हमारा कि 50,000 वर्षों बाद धरती की तरफ आ रहा है हिमयुग का धूमकेतु। इस धूमकेतु का नाम क्या है, ये आपसे पूछा जा सकता है, तो यहाँ पे आप इसको नोट कर लीजिए। इसे वैज्ञानिकों ने वर्ष 2022 के मार्च में खोजा था, और धूमकेतु आज से 50,000 वर्ष पूर्व हिमयुग यानी अपर पैलियोलिथिक काल में आया था। हिमयुग अपर पैलियोलिथिक काल को ही कहा जाता है, और यह धूमकेतु 12 फरवरी 2023 को पृथ्वी से 4.20 करोड़ किलोमीटर दूर से गुजरने वाला है। इसे आसानी से साधारण आंखों से भी देखा जा सकता है, और इस धूमकेतु का लगने वाला चक्र 50,000 वर्ष का होगा, यानी यह दोबारा पृथ्वी के पास से गुजरने में 50,000 वर्ष का समय लेगा। ये काफी तेज रोशनी वाला धूमकेतु है, जिसे हम आसानी से देख पाएंगे, और इसे सुबह के 3 बजे देख पाना आसान होगा। इसे देखने के लिए उत्तर पश्चिम दिशा के आसमान में देखना होगा। तो ये सारी चीजें आपने यहाँ पे देख ली। मेन जो इम्पोर्टेंट है, ये 50,000 वर्ष पे फिर से दोबारा देखा जाएगा, और ये जो धूमकेतु का नाम है ये इम्पोर्टेंट है, और वैज्ञानिकों ने कब खोजा वो इम्पोर्टेंट है। 7 जनवरी 2023 को रिलायंस जियो ने जयपुर सहित और 3 शहरों में 5G सेवा को बहाल किया है, और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा रिलायंस जियो की 5G सेवा का औपचारिक रूप से शुरुआत किया गया, और 7 जनवरी को जयपुर सहित जोधपुर और उदयपुर में रिलायंस जियो की 5G इंटरनेट सेवा को प्रारंभ किया गया। मुख्यमंत्री श्री गहलोत ने जियो ग्लास और कम्युनिटी क्लिनिक उत्पाद का लोकार्पण किया। रिलायंस इंडस्ट्री राजस्थान के अध्यक्ष उमेश भंडारी का है, और रिलायंस इंडस्ट्रीज इसी महीने कोटा और फरवरी में बीकानेर और अजमेर में 5G सेवाओं को शुरू करने वाला है। नेक्स्ट है अमेरिकी संसद की प्रतिनिधि सभा का अध्यक्ष केविन मैककार्थी को चुना गया है। इनका फ्री इमेज गूगल पे मैं डाउनलोड नहीं कर पाई, इसकी वजह से यहाँ पे आपको मैंने वीडियो इंक्लूड नहीं किया है। इनका इमेज इंक्लूड नहीं किया है। 7 जनवरी 2023 को अमेरिकी संसद की प्रतिनिधि सभा का अध्यक्ष के रूप में किसको चुना गया है, तो ये केविन मैककार्थी को चुना गया है। डेमोक्रेटिक पार्टी की 82 वर्षीय नैन्सी पेलोसी का स्थान लेंगे 57 वर्षीय केविन मैककार्थी। नैन्सी पेलोसी 8 नवंबर को हुए मध्यावधि चुनाव के बाद सदन में बहुमत खो बैठी थी, और केविन मैककार्थी इस प्रतिनिधि सभा में 55th अध्यक्ष के रूप में विराजमान हुए हैं। नेक्स्ट है इंटरनेशनल वॉर गेम में हिस्सा लेने वाली पहली भारतीय कौन बनी है। ये स्पोर्ट्स के फील्ड में काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है आपके आने वाले किसी भी एग्जाम में। इतिहास के पन्नों में इनका नाम सुनहरे अक्षर में लिखा जाएगा, वो तो लिखा ही जाएगा। नाम है अवनी चतुर्वेदी। अवनी चतुर्वेदी। ओके,
भारत की तरफ से पहली बार इंटरनेशनल वॉर गेम में शामिल होने वाली प्रथम महिला भारतीय बनी है, ये इंपॉर्टेंट है। अवनी चतुर्वेदी भारतीय युवा सेना में फाइटर पायलट संचालक है और स्क्वाड्रन लीडर अवनी चतुर्वेदी SU-30 MKI के पायलट है। तो किसकी पायलट है, ये इंपॉर्टेंट है और नाम इंपॉर्टेंट है। जो पहली बार विदेशी धरती पर युद्धाभ्यास में भारत की प्रतिनिधित्व करेंगी। भारत एवं जापान के बीच होने वाला वीर गार्जियन जो है धर्मवीर वीर गार्जियन किसके किसके बीच होता है, ये भारत और जापान के बीच में होता है। 2023 युद्धाभ्यास के लिए जापान के लिए रवाना होंगी और यह अभ्यास 16 जनवरी से 26 जनवरी 2023 तक जापान के ओमिटामा में हयाकुरी एयर बेस और इसके आसपास के हवाई क्षेत्र और सयामा के इरुमा एयर बेस पर आयोजित किया गया है। नेक्स्ट है संजीता को नाडा ने किया बैन। क्यों बैन किया है? कॉमनवेल्थ गेम्स विजेता जो है ये संजीता को डोपिंग रोधी जांच में फेल पाया गया है और नाडा के द्वारा किए गए ब्लड सैंपल में A और B दोनों नमूनों में ड्रोस्टानोलोन जो कि एक एनाबॉलिक स्टेरॉइड है की मौजूदगी पाई गई है। संजीता जो है ये वर्ष 2014 के ग्लासगो और 2018 के गोल्ड कोस्ट कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल इन्होंने प्राप्त किया है और संजीता डोपिंग रोधी अनुशासनात्मक पैनल के सामने पेश होंगी और यदि वे इस मामले में दोषी करार दे दी जाएंगी तो उन पे 4 वर्षों का बैन लगा दिया जाएगा। भारतीय भारोत्तोलन महासंघ के प्रमुख सहदेव यादव हैं और उनके द्वारा कहा गया है कि इसकी जांच में पाए जाने वाले किसी भी खिलाड़ी को नियमतः बैन एवं सजा के जो प्रावधान है उसे पूरा किया जाएगा। नेक्स्ट है राष्ट्रीय युवा पुरस्कार जनवरी 2023। वर्ष 2023 में राष्ट्रीय युवा महोत्सव और खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी स्पोर्ट्स सम्मेलन के लिए कर्नाटक राज्य का चुनाव किया गया है और वर्ष 2023 के जनवरी माह में युवा महोत्सव का आयोजन कर्नाटक राज्य में किया गया है। युवा महोत्सव का आयोजन जो है ये 12 जनवरी 2023 से लेकर 16 जनवरी 2023 तक किया गया है और कर्नाटक के हुबली धारवाड़ में इस योजना को शुरू किया गया है। मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई के द्वारा 7 जनवरी 2023 को युवा महोत्सव का लोगो और मास्कोट जो है ये जारी कर दिया गया है कभी 7 जनवरी को। इस वर्ष राष्ट्रीय युवा महोत्सव की थीम विकसित युवा विकसित भारत रखा गया है और 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद की जयंती के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हुबली में इस उत्सव का उद्घाटन करेंगे। कर्नाटक के युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉक्टर सी नारायण गौड़ा है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट है जिला प्रशासन बिलासपुर की वेबसाइट को राष्ट्रीय प्लैटिनम अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है। भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा जिला प्रशासन की वेबसाइट को राष्ट्रीय प्लैटिनम अवार्ड के लिए चुना गया है और भारत की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू के द्वारा 7 जनवरी 2023 को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित कार्यक्रम के दौरान जिला प्रशासन बिलासपुर की वेबसाइट को राष्ट्रीय प्लैटिनम अवार्ड से सम्मानित किया। इस पुरस्कार को जिला कलेक्टर श्री सौरभ कुमार ने राष्ट्रपति मुर्मू के हाथों ग्रहण किया है। राइट, नेक्स्ट है 8 जनवरी 2023 को 17वां युवा प्रवासी भारतीय दिवस आरंभ किया गया और 17वां युवा प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में किया गया है। ये काफी इंपॉर्टेंट है कहाँ किया गया है। 17वां युवा प्रवासी भारतीय दिवस 8 जनवरी से 10 जनवरी 2023 तक आयोजित की गई है और युवा प्रवासी भारतीय दिवस की थीम, तो इसका थीम क्या है? युवा प्रवासी भारतीय दिवस की थीम जो है वे यह क्या है? यह है नवाचारों और नई प्रौद्योगिकियों में युवाओं की भूमिका रखी गई है। नवाचारों और नई प्रौद्योगिकी में, राइट।
इस सम्मेलन का उद्देश्य क्या है? देश विदेश में भारतीय युवाओं द्वारा राष्ट्रीय उत्थान के लिए किए गए कार्यों की सराहना करना एवं विश्व कल्याण हेतु योजनाओं पर चर्चा कर मजबूत संबंध स्थापित करना। इस सम्मेलन का प्रतिनिधित्व जो है ये छत्तीसगढ़ की बेटी प्रियंका बिस्सा व्यास करेंगी। कौन प्रतिनिधित्व करेंगी, कब से कब तक है, कहाँ पर मनाया गया है और इसका थीम क्या है, ये चारों का चारों पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा का 38 वर्ष पुराना सैटेलाइट धरती पर गिरने जा रहा है और ये सैटेलाइट क्या है, इसका नाम क्या है, ये देख लेते हैं। अर्थ रेडिएशन बजट सैटेलाइट है, राइट। इसका नाम क्या है? अर्थ रेडिएशन बजट सैटेलाइट। नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन का ERBS अंतरिक्ष सैटेलाइट 38 वर्षों तक कार्य किया, जो अब धरती की तरफ गिर रहा है। ERBS आज 8 जनवरी 2023 की रात में गिरेगा। इसका कुछ हिस्सा धरती पर गिरेगा, राइट। कोई भी उपग्रहीय सैटेलाइट जब अंतरिक्ष से धरती की तरफ आती है तो अधिकतर उसके भाग जल के खत्म हो जाते हैं, जिस वजह से अनुमानतः इसके कुछ हिस्से मलबे के रूप में धरती पर गिर जाते हैं। इसे अंतरिक्ष से धरती तक की दूरी तय करने में कुल 17 घंटे का समय लगेगा और उपग्रह के मलबे अफ्रीका के खाड़ी क्षेत्र एवं उत्तर और दक्षिण अमेरिका के कुछ हिस्सों में गिरेंगे। 1984 में इस अंतरिक्ष यान अर्थ रेडिएशन बजट सैटेलाइट को अंतरिक्ष यान चैलेंजर की मदद से लॉन्च किया गया था। तो किसकी मदद से लॉन्च किया गया था, कब गिरेगा, कितने घंटे टाइम लगेगा, कौन कौन से एरिया में गिरने की संभावना है और इस सैटेलाइट का नाम क्या है और कितना वर्ष पुराना है, ये पूरा का पूरा 6 पॉइंट आपको याद रहना चाहिए। इस अंतरिक्ष यान का जीवन काल केवल 2 वर्षों तक का था, परंतु यह लंबे समय तक यानी वर्ष 2005 तक कार्य किया। इस अंतरिक्ष यान का कुल वजन 2500 ग्राम है और इस यान को अमेरिका की पहली महिला सैली राइड के द्वारा स्पेस रोबोट आर्म का इस्तेमाल करके इसे ऑर्बिट में छोड़ा गया था। तो सारे के सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। उस स्लाइड में जो 6 पॉइंट्स थे वो भी और यहाँ के पॉइंट्स भी। यह प्रथम मिशन था जब 2 महिला सैली राइड एवं कैथलीन सुलिवन अंतरिक्ष यात्रियों ने एक साथ स्पेस में उड़ान भरी थी और इस मिशन पर कैथलीन सुलिवन ने पहली स्पेस वॉक करने वाली प्रथम अमेरिकी महिला बनी थी। कौन बनी थी? कैथरीन सुलिवन, पहली स्पेस वॉक करने वाली। इसके पूर्व 2022 में 23 टन वजनी चीनी लॉन्ग मार्च 5B रॉकेट कोर अनियंत्रित होकर वापस धरती पर गिर चुके हैं। अब जो स्लाइड्स, कुछ 10 स्लाइड्स हमने कवर किए हैं जहाँ पे एक्सप्लेनेशन की जरूरत थी। अब ये 40-50 क्वेश्चंस हम कंप्लीट करने वाले हैं जो आज के इन सारे के सारे एक्सप्लेनेशन से रिलेटेड है और कुछ पॉइंट्स आपको पहले के भी दिखेंगे जो रिवीजन के बेसिस पे आप ले लेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने जाति सर्वेक्षण शुरू किया है? तो ये बिहार ने किया है। हाल ही में महिलाओं को रोजगार देने में कौन सा शहर शीर्ष पर रहा है? तो ये चेन्नई रहा है। हाल ही में किसने अपनी नई किताब अंबेडकर ए लाइफ का विमोचन किया है? तो ये शशि थरूर ने किया है। और हाल ही में कौन पहली बार फॉर्मूला ई वर्ल्ड चैंपियनशिप रेस की मेजबानी कर रहा है? तो ये हैदराबाद कर रहा है। हाल ही में कौन सा राज्य राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत केंद्र सरकार के मुफ्त चावल योजना में शामिल हुआ है? तो ये कौन हुआ है? ये हुआ है तेलंगाना। हाल ही में एशियाई प्रशांत डाक संघ के महासचिव के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? तो ये डॉक्टर विनय प्रकाश सिंह ने संभाला है। हाल ही में सरकार ने कहाँ की सांस्कृतिक भाषा और रोजगार के रक्षा के लिए समिति गठित की है? तो ये लद्दाख में की है। हाल ही में कौन सा देश 22 ऑफ द ग्लोबल साउथ समिट की मेजबानी करेगा? तो ये कौन करेगा? 22 होना चाहिए, भारत करेगा। हाल ही में भारतीय सेना ने भूतपूर्व सैनिकों के इलाज के लिए किस राज्य सरकार के साथ समझौता किया है? तो ये असम गवर्नमेंट के साथ किया है। और हाल ही में किस देश के फुटबॉल खिलाड़ी जियान लुका वियाली का निधन हुआ है? तो ये इटली के थे।
नेक्स्ट, निम्न में से किस देश के राष्ट्रपति प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन में भाग लेंगे? तो ये गुयाना के भी लेंगे और सूरीनाम के भी लेंगे। हाल ही में किस राज्य ने 12 करोड़ लोगों का जाति आधारित सर्वेक्षण शुरू किया है? तो ये किया है बिहार का। निम्न में से कौन सा देश वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ समिट की मेजबानी करेगा? तो ये कौन करेगा? ये करेगा भारत। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश ने सीमा पार से आने वालों के लिए बनाया है, नया कानून बनाया है? तो ये अमेरिका ने बनाया है। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 के शुभंकर मसाल और गान का अनावरण किया है? तो ये एमपी ने किया है। हाल ही में भारतीय मानक ब्यूरो ने अपने कौन से स्थापना दिवस पर डोर टू डोर अभियान क्वालिटी कनेक्ट के साथ मनाया है? तो ये 76वां मनाया है। और हाल ही में भारतीय मानक ब्यूरो ने अपने कौन से स्थापना दिवस पर डोर टू डोर अभियान क्वालिटी कनेक्ट के साथ मनाया है? तो ये 76वां मनाया है। ये हमने प्रीवियस स्लाइड्स में भी देख लिया था। उड़ीसा राज्य के किस शहर में अत्याधुनिक हॉकी स्टेडियम उद्घाटन किया गया है? तो ये राउरकेला में किया गया है। और हाल ही में किसने अंबेडकर ए लाइफ नामक पुस्तक का विमोचन किया है? तो ये शशि थरूर ने किया है। जेम एंड ज्वेलरी डोमेस्टिक काउंसिल के नए चेयरमैन के रूप में किसे चुना गया है? तो ये संयम मेहरा को चुना गया है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय हॉकी संघ ने किसको अपना ग्लोबल पार्टनर बनाया है? तो ये बनाया है JSW को। तो ये थे आज के 20 क्वेश्चंस जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं और कुछ 10 स्लाइड्स जहाँ पे एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत थी। तो ये पूरा आज हमने इस वीडियो में कंप्लीट किया है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। काफ़ी मेहनत लगता है फ्रेंड्स एक वीडियो आपके पास लेकर आने में। सो अगर मेहनत पसंद आती है, आपके एक सब्सक्रिप्शन, आपके एक लाइक से काफ़ी मोटिवेशन मिलता है। कोई भी कमी नज़र आती है तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। थैंक यू सो मच।